हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए। साथीगण, आइए दोस्तों मॉक टेस्ट चर्चा करते हैं। और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन मैं लाया हूँ, सारा का सारा दोस्तों आपके एनटीपीसी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक बार दोस्तों ज़रूर जांच लें, और बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। तो साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया। और अगर आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लाया गया है, तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि कालानुक्रम ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुआ था। तो साथीगण, अगर मैं बात करूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों, असहयोग आंदोलन आपके 1920 में हुआ था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में साथीगण। और अगर मैं बात करूं सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके 1930 में आया था, ये भी आपको याद रखना। दोस्तों, अगर आप सबको क्लास का क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, और साथ ही दोस्तों जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेक इन इंडिया के प्रतीक में डैश से बने शेर को दर्शाया गया है। तो बेसिकली चक्र दंतों से दर्शाया गया। अगर साथीगण मैं बात करूं कि मेक इन इंडिया बेसिकली कब शुरू किया गया था, तो 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये मेक इन इंडिया हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। साथीगण, अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहक को शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को बेसिकली क्या कहा जाता है। तो बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। और हमेशा दोस्तों आपकी आरबीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपकी एग्ज़ाम में 1949 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1949 में हुआ था। और दोस्तों जब ये शुरुआती पूंजी बेसिकली 5 करोड़ के साथ शुरू किया गया था, ये भी पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण की जो अष्टक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉबर्नियर और मैंडलिप, ये 3 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना, आपकी एनटीपीसी में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने की अधिकार बेसिकली संबंधित है। तो आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार कहा गया। हमेशा दोस्तों आपके आर्टिकल को पूछा जाता है कि प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता बेसिकली किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है। तो आर्टिकल 21 में। साथीगण, आर्टिकल 22 में कहा गया कि गिरफ्तारी के संबंध मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है, उसके बारे में दोस्तों आप जानकारी ले सकते हैं आर्टिकल 22 के तहत। दोस्तों आर्टिकल 24 में कहा गया है कि कोई भी बच्चा जिसे भारी उद्योग या भारी सामान या कारखाने में दोस्तों आप काम में लगा नहीं सकते, उनके बारे में कहा गया है। आर्टिकल 23 दोस्तों बेसिकली बलात् श्रम और आपके जो दुर्व्यापार मानव दुर्व्यापार है उनके बारे में आर्टिकल 23 के बारे में कहा गया। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, जो बेसिकली मूल अधिकार में 12 से 35 के अंतर्गत में ये आता है, हमेशा आपको याद रखना है। और बेसिकली दोस्तों हमेशा आपके एग्ज़ाम में मूल अधिकार बेसिकली मौलिक अधिकार 6 है, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में अमेरिका से पूछा जाता है कि मूल अधिकार बेसिकली मौलिक अधिकार कहाँ से लाया, तो अमेरिका के संविधान से लाया गया, जो भाग 3 में 12 से 35 के बारे में वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अलांग। अलांग में दोस्तों आपके विश्व और भारत के शिप ब्रेकिंग जो कि केंद्र आपके अलांग, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि उस द्वीप का नाम बताइए जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। तो रॉबेन द्वीप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला से आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रॉबेन द्वीप पर दोस्तों नेल्सन मंडेला को कैद करके रखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है। तो बेसिकली रक्त समूह
के वर्गीकरण के लिए दोस्तों आपके कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है। हमेशा इंपॉर्टेंट आपके कार्ल लैंडस्टीनर से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लग रहा है, और यकीनन दोस्तों आप सबको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके एक रिव्यू जरूर देना दोस्तों। और अगर आपको इसी तरह से क्लास चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब भी आपको ज़रूर करना है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो जाता है, तो बेसिकली नाइट्रोजन कहा जाएगा। और बेसिकली नाइट्रोजन कितने परसेंट भी पाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो बेसिकली 78% पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित जो कि बेसिकली क्या है, तो एक प्रकार से आपके सागा 220 सुपर कंप्यूटर है। और हमेशा दोस्तों सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को मैंने छांट के लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन साथीगण के भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित जो कि वर्णन किया गया, तो आर्टिकल 3 में दोस्तों कहा गया। आर्टिकल 2 में कहा गया दोस्तों कि मान लीजिए हमारा जो भारत है, कि भारत से अगर कोई भी जैसे कि बाहर का क्षेत्र है उसको मिला के अगर भारत हम ले आते हैं, तो आर्टिकल 2 के तहत आप कोई राज्य का निर्माण, जैसे कि सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम पहले भारत से अलग था, लेकिन भारत को सिक्किम को भारत में मिला लिया। तो कह रहा है कि आर्टिकल 2 के तहत अगर बाहर की क्षेत्र अगर भारत में मिला के नए राज्य की निर्माण करना, आर्टिकल 2 के तहत। लेकिन आर्टिकल 3 कह रहा है कि भारत के ही संघ से अलग होकर कोई नया राज्य निर्माण होना, बेसिकली दोस्तों उनका नाम परिवर्तन करना, आर्टिकल 3 के अंतर्गत कहा गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना किया था, तो बेसिकली दोस्तों आपके रायूर केला आ जाएगा। दोस्तों अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है, जिसमें से पंचवर्षीय योजना से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। साथीगण आपके एग्जाम के लिए भी पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, तो दोस्तों यकीनन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंचवर्षीय योजना है। और राउर केला जो कि दोस्तों दूसरे पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहायता से खोला गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में भिलाई पूछा जाता है, जो आपके रूस की मदद से खोला गया था, ये भी पॉइंट याद रखना है हमेशा। दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला और भिलाई ये 4 ऐसे इस्पात संयंत्र है, किसके मदद से खोला गया था, हमेशा आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचन स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, तो लॉर्ड रिपन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में लॉर्ड रिपन से क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड रीडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड इरविन से और लॉर्ड वेबल। दोस्तों अगर मैं कहूँ ना तो 2 आपके जितने भी वायसराय उनका कार्यकाल और उन वायसराय के कार्यकाल में जो भी घटनाएं हुआ, हमेशा आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों मैं उनके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, यकीन दोस्तों आप सब उस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्लास होने वाला है। मैं कल या परसों उसको अपलोड कर दूंगा, है ना। अगला क्वेश्चन साथीगण कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश नेतृत्व महल को उसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। तो बेसिकली बिठूर महल है ना, उनके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। और दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन की, जो आपके नाना साहब है ना, कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति से, तो कानपुर से नेतृत्व किया था। इस पॉइंट को भी याद रखना, हमेशा आपके एग्जाम में 1857 क्रांति इंपॉर्टेंट बनता है। जिसमें से दोस्तों अगर मैं मंगल पांडे की बात करूं तो 34वें इन्फेंट्री से संबंधित था, कई बार आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना। 1857 की क्रांति बेसिकली दोस्तों गाय एवं कतरुबे की मांस के कारण से दोस्तों ये भी हुआ था, हमेशा इसका कारण भी पूछ लिया करता था, आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट स्केल। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट मारिएगा। अगर साथीगण कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारिए। क्लास एक बार ख़त्म हो जाए उसे 1-2 बार जरूर रिवीजन करें। जीएस पढ़ने का बेस्ट तरीका दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार के जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की थी संभावना, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ दोस्तों। आपका काम है आप भी स्क्रीनशॉट मारिए,
क्लास जब खत्म हो जाए एक बार रिवीजन करें दोस्तों। मैं कुछ दिन के बाद आपको रोजाना क्लास का मैं पीडीएफ भी दूंगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लाइन, डेजिबल और लेजर और ड्रम बेसिकली किसके प्रकार हैं, तो बेसिकली प्रिंट के, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर साथी अगला क्वेश्चन की बात करें तो नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है आपके नाभिकीय रिएक्टर में। दोस्तों आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी सॉरी एसएससी एमटीएस में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नाभिकीय अभी जो चीन का जो सूर्य का निर्माण किया गया था उसमें कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया गया था, तो उसमें भी नाभिकीय संलयन का प्रयोग किया गया था। बेसिकली अभी हमारे जो सूर्य जो रोशनी हमारा प्रकाशित करता है उसमें भी नाभिकीय संलयन का एक प्रकार होता है, और उसी तरह से जो चाइना में बनाया गया था उसमें भी नाभिकीय संलयन का प्रयोग किया गया था। और हमेशा नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय संलयन से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो लोकटक झील है ना बेसिकली किस राज्य में, तो मणिपुर में। और दोस्तों मणिपुर में दोस्तों तैरता हुआ आपके जो झील है दोस्तों लोकटक झील, जो सी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआई का बेसिकली मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई आ जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना कि एनपीसीआई यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों आपके एनटीपीसी में हमेशा फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से आपको फुल फॉर्म भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाने की अति संभावना बनता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जो अष्टाध्यायी है ना किसके द्वारा लिखा गया, तो बेसिकली पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये अष्टाध्यायी पाणिनि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, शायद दोस्तों आप सबको रूबरू होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर साथीगण मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट आपके रविंद्रनाथ टैगोर से, तो दोस्तों आपके एग्जाम में गीतांजलि, और दोस्तों आपके एग्जाम में गौरा और साथ ही चंडालिका बहुत इंपॉर्टेंट है रविंद्रनाथ टैगोर से। ये तीन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना बेसिकली गुलामगिरी के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो बेसिकली बी और सी आपकी बेसिकली जल में घुलनशील है, और के, ये, ई और डी बेसिकली ये जितने भी दोस्तों आपके वसा में घुलनशील है। दोस्तों आपके एग्जाम में विटामिन एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टेक्नीशियन 2024 दिसंबर में एग्जाम हुआ, अभी आरपीएफ एसआई और जेई दोस्तों आप जाके क्वेश्चन केवल उठा लेना। इतना क्वेश्चन दोस्तों विटामिन से पूछा गया जो आपको कह नहीं सकता दोस्तों। हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपकी विटामिन से पूछा गया। आपके एग्जाम में स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा था कि 7 अगर यहाँ रहता है तो इससे कम आने पर क्या होता है, इससे ज़्यादा आने पर क्या होता है। तो दोस्तों 7 से कम अगर आए तो बेसिकली अमल होता है, 7 से अधिक आए तो क्षारीय होता है, 7 बेसिकली उदासीन होता है। हमेशा नमक का पूछ लेता था कि नमक बेसिकली पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, हमारे आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल पूछ लेता है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन आ जाएगा, विटामिन डी और विटामिन ई टोकोफेरॉल और कैल्शियोफेरॉल ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो कि कंदरिया महादेव जो मंदिर है ना बेसिकली तो खजुराहो में, हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। महाबलीपुरम दोस्तों बेसिकली तमिलनाडु में हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है, आपकी याद रखना है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों महाबलीपुरम जो कि यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना। मैं उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों अगर आप मेहनत से पढ़ाई करते हो ना दोस्तों, तो दोस्तों जरूर कमेंट में बॉक्स आपको आंसर करना है दोस्तों। उसी तरह से आपके हम्पी क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके 1986 में दोस्तों यूनेस्को में शामिल हुआ था। उसी तरह दोस्तों आपके पटादकल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो आपके बेसिकली 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में यूनेस्को से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने की विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दिया था, तो दामोदर चापेकर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। साथीगण अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि UNIDO की स्थापना हेतु डैश जो कि कब किया था 1966 में आ जाएगा, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना। बेसिकली दोस्तों आपके संस्थापक और आपके स्थापना और उनके मुख्यालय हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
साथीगण अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में एनएसई जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था। तो फिरवानी समिति दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि फिरवानी समिति के ही अनुशंसा पे दोस्तों एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया था दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यूनिक्स और एमएस डॉस और जो कि लिनक्स, इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ये आपको याद रखना दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक्स और एमएस डॉस और साथ ही लिनक्स, बेसिकली ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अगला क्वेश्चन है कि जो आपके विवेकानंद है ना, विवेकानंद आपके जो शिला स्मारक है ना, आपके कहाँ पे स्थित है? तो कन्याकुमारी में आ जाएगा। इस पॉइंट को याद रखना कि विवेकानंद शिला आपके स्मारक आपके कन्याकुमारी में। हमेशा स्मारक से संबंधित भारत के कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एनटीपीसी में। उसमें से दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए कन्याकुमारी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन साथीगण की सुश्रित जो संहिता है ना, किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सक से संबंधित आपकी सुश्रित संहिता है, आपको याद रखना है। अगर साथीगण अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। हमेशा आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन, आपके निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन बेसिकली आर्टिकल 66 के तहत दिया गया, आपको याद रखना। अगर साथीगण मैं बात करूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया ना, बेसिकली किस देश के संविधान से लाया गया था? तो आपके आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो बेसिकली अवध साम्राज्य। और अवध से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1856 में आपके कुशासन के आरोप लगाकर दोस्तों अवध को हड़प लिया था। और हमेशा डलहौजी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है। 1848 से लेकर 56 तक उनका कार्यकाल रहा था। डॉक्ट्राइन ऑफ लप्स जो कि नीति उन्होंने लागू किया था। पहला अगर मैं बात करूँ तो सतारा इन्होंने राज्य को हड़पा था, जो कि 1848 में। हमेशा आपके एग्जाम के लिए लॉर्ड डलहौजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर साथीगण में अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो उसमें से भारत, जो कि थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर, ये तीनों आपके आसियान का सदस्य है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स करना कि आसियान में अभी वर्तमान में कितने देश शामिल है, आपका एक कर्तव्य दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला दोस्तों कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान अन्य प्रकाश ऊर्जा का जो कि उपयोग करता है? तो हरित लौह आ जाएगा। हमेशा इंपॉर्टेंट आपकी प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना। अगर साथीगण में अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि इनमें से कौन सा प्रकाश प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश प्रकीर्णन का, और तारा का टिमटिमाना यानी प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछता है कि आपके जो तारा का टिमटिमाना किस प्रक्रिया का एक उदाहरण है? तो प्रकाश की अपवर्तन का। और अगर मैं बात करूँ कि आकाश का नीला रंग होना, बेसिकली प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्टबर्ग्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयबी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना। आपको याद रखना कि जब गांधी जी गिरफ्तार हो गया था ना, तो बेसिकली किसके द्वारा नेतृत्व किया था? तो अब्बास तैयब जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो जापान आ जाएगा। दोस्त मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन बहुत ऐसे मेरे साथीगण को नहीं आता होगा, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आप जरूर स्क्रीनशॉट मार के एक बार जब क्लास खत्म हो जाए ना, तो जरूर रिवीजन कर लेना। क्योंकि दोस्तों हमेशा WTO का मुख्यालय, हमेशा दोस्तों आपके वियना का मुख्यालय, हमेशा दोस्तों आपके IMF का मुख्यालय, इनसे जो आपके ट्रेंडिंग है दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन आपको याद रहता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का अगर मैं बात करूँ मुख्यालय, तो ये बहुत ऐसे मेरे साथीगण का नहीं पता होगा, तो इस क्वेश्चन का जापान आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण की इनमें से किस गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है?
तो परिवहन के लिए जो सोलर कार का उपयोग होता है ना, उसमें से ग्रीन जो प्रभाव है उनका कारण नहीं बनते हैं। ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन बेसिकली ग्रीन हाउस पे प्रभाव पड़ता है। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना है, ये भी बेसिकली ग्रीन हाउस का प्रभाव है। और साथ ही परिवहन के लिए जो पेट्रोल वाहन का उपयोग किया जाता है ना, उनमें भी ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, और साथीगण आप सबको अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक करना जरूर दोस्तों, है ना। और एक रिव्यू भी जरूर करना दोस्तों। और इसी तरीके से अगर आपको क्लास चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करना, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत आभारी दोस्तों, थैंक यू सो मच, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।